नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा मगहर कबीर की धरती में आपका स्वागत करता हूं। परिवर्तन क्लासेस आपका हमेशा से स्वागत अभिनंदन करता है। आज की जो क्लास है वो क्लास कृषि एग्रीकल्चर पर निर्धारित है। पूरी क्लास एक सिंगल क्लास में हम खत्म करेंगे और हम ये समझेंगे कि कृषि को लेकर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है, कौन सी नगदी फसल है, कौन सी खाद्य फसलें हैं, ऋतुओं के आधार पर फसल कौन कौन से, जैसे तरबूजा किस फसल में बोया जाता है या किस ऋतु में बोई जाती है, ककड़ी किस फसल में बोई जाती है। इस तरह के कई सारे विभिन्न प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं हम उन सब पर बखूबी चर्चा करेंगे। कौन सा राज्य फसल उत्पादन में चावल में आगे है, खाद्यान्न में आगे है, दाल में आगे है, मसाला में आगे, ये सारी क्लासें हम आज की क्लास में देखेंगे। और एक विशेष आप ध्यान दीजिएगा, इस क्लास से 101% एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। अगर आप परिवर्तन क्लास पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो परिवर्तन क्लासेस आपका तहे दिल से स्वागत करता है, और आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करें और कॉपी पेन अपना नोट्स जियोग्राफी का बनाते रहें और बार बार रिवीजन करते रहें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझें। कृषि क्या, कृषि, कृषि के बारे में अगर आप समझें, एग्रीकल्चर, सबसे पहले एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर होता क्या है, अगर आप ध्यान दें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत हम फसल उत्पादन, पशुपालन, इनके जैसे तकनीकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कृषि यानी एग्रीकल्चर में रखते हैं। पशुपालन मतलब जानवरों को कैसे क्या किया जाए, एग्रीकल्चर में ही आता है, कृषि का ही क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में ही आते हैं। और आगे बात करें तो फसल उत्पादन यानी कब किस मौसम में गेहूं की फसल बोई जाती है, कब किस मौसम में चावल की फसल बोई जाती है, ये सारे फसल उत्पादन, इन सारे खेतों को लेकर हम जो अध्ययन करते हैं। ये ई कृषि में मिट्टी का एक टॉपिक भी आता है कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, लैटराइट मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी कौन सी। तो आपके सारे अंदर जितने भी प्रश्न गूंज रहे होंगे मनोभाव के अंदर, कोशिश करेंगे उस सारे प्रश्नों का जवाब देंगे और एक बेहतरीन नॉलेज आप परिवर्तन क्लासेस से लेकर जाएंगे। तो कृषि आप समझ गए क्या होता है, जिसमें फसल उत्पादन, फसल उत्पादन और पशुपालन, पशुपालन जैसे तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। तकनीकों का अध्ययन, तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे तकनीकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, हम उसे किस में रखते हैं, कृषि में रखते हैं। अगर हम भारत में देखें तो कृषि के क्षेत्र में आता है, कई सारे क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था में आते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है, तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है। तो कृषि के कई सारे क्षेत्र होते हैं। अगर ध्यान दें तो कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है। चाहे कृषि की बात करें चाहे पशुपालन की बात करें, ये किस क्षेत्र के विषय हैं, प्राथमिक क्षेत्र के विषय। भारत की जो टोटल आबादी है, उस टोटल आबादी को अगर हम 100% मान लें, टोटल आबादी को कितना मान लें, 100% मान लें, तो उस 100% का 55% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। जिस कारण भारत को आधे से ज्यादा संख्या कृषि पर निर्भर है, उसी वजह से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यानी भारत में कृषि की बहुलता है, आधे से ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर। आगे देखा जाए, अगर भारत के क्षेत्रफल को 100% क्षेत्रफल मान लिया जाए तो इस 100% क्षेत्रफल का जो 51% क्षेत्रफल है, उस 51% क्षेत्रफल पर क्या होता है, कृषि होता है। जनसंख्या में बात करें तो 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और क्षेत्रफल में बात करें तो कितनी, 51%
जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। क्षेत्रफल में अगर बात करें तो अगर भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्रों को हम 100% मान लें, इस 100% में कृषि कितने पर की जाती है? 51% पर। उसके बाद बचे हुए जो 49% है उन पर क्या क्या होता है? बंजर होता है 24%। भारत में जो वन है वो है 21%, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में आपको 23 भी मिलेगा, वहां पर भी आपको सही करना पड़ेगा, तब 21 नहीं मिलेगा। और चारागाह ये 4%, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कृषि के जब इनको जोड़ोगे हम 51, 24, 21, 4, तो टोटल 100% हो जाएंगे। इतना आप समझ गए? आगे चला जाए। फसलों के प्रकार, यानी फसल कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज पर एक बेहद तरीके से ध्यान दिया जाए। थोड़ा सा आज गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। फसलों के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, एक खाद्य फसल और एक नगदी फसल। खाद्य फसल के बारे में ध्यान से देखा जाए। खाद्य से नाम समझ गए, खाने वाले। नगदी फसल से नगद, नगद किस में होता है? बेचने में, चीजों में होता है। यानी जिनका उत्पादन, ध्यान देंगे, जिनका उत्पादन खाने के उद्देश्य से होता है। किसके उद्देश्य से होता है? खाने के उद्देश्य से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? खाद्य फसल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दलहन और आलू। आप कहेंगे सर हमारे यहाँ पर तो एक चौधरी हैं जिनके यहाँ पर 10 बीघा गेहूं बोया जाता है और उनके परिवार में 5 ही सदस्य हैं, और ये 10 बीघा गेहूं कंज्यूम नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, और ये टाली पिटाली बेच देते हैं। वो बात सही है, वो बेचते हैं जिस वजह से नकदी फसल नहीं है। खाद्य फसलें वो फसलें हैं जिन्हें आप व्यक्तिगत कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, यानी, और एग्जाम्पल वही होगा जो दोनों पर सेट हो जाए, खाद्य फसलों पर और नकदी फसलों पर, दोनों पर सेट हो जाए। एग्जाम्पल है, अगर 1 बीघे जमीन में आप गेहूं लगा रहे हैं और आपके परिवार के सदस्य में 3 लोग हैं, तो बड़े आसानी से आप पूरे साल का गेहूं और पूरे साल का चावल उस 1 बीघे से 3 लोगों के लिए प्राप्त कर सकते हैं, यानी कंज्यूम कर लेंगे। और जिन चीजों का आप अकेले व्यक्तिगत रूप से कंज्यूम कर सकते हैं उन्हें हम खाद्य फसलों की श्रेणी में रखते हैं। इस चीज का आप विशेष करके ध्यान देंगे। दूसरी बात बताएं, नगदी फसल किन्हें कहते हैं? नगदी फसल जिनका उत्पादन का उद्देश्य होता है बेचना, यानी जिनका उत्पादन बेचने के उद्देश्य से होता है, उन्हें नगदी फसल कहते हैं। अगर वही एग्जाम्पल यहां पर सेट किया जाए खाद्य फसलों का, अगर 1 बीघे में आप गेहूं और चावल की जगह पर गन्ना बो दें, क्या बो दें? गन्ना बो दें, और कहा जाए कि आपके 3 परिवार के सदस्य हैं जो इसे कंज्यूम कर लें, तो 1 बीघा गन्ना कंज्यूम नहीं कर पाएंगे आप। पूरा दिन रात अगर आप उसे ईख को चूहें तब भी आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, उसे बेचना ही पड़ेगा। जैसे ही आप उस चीज को बेचेंगे वो नगदी फसल की श्रेणी में आ जाएगा। आपके अंदर एक डाउट फिर होगा कि सर हम गेहूं भी बेच देते हैं, तो गेहूं भी नकदी फसल की श्रेणी में आना चाहिए? नहीं, गेहूं को क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि गेहूं खाद्य फसलों की श्रेणी में है, और खाद्य फसलें उन्हें बोलते हैं जो एक लंबे समय तक आपके पास रहें, आप उन्हें कंज्यूम करते रहें, धीरे धीरे कंज्यूम करते रहें। नगदी फसल वो फसल है कि जिन्हें आप लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते, उन्हें कुछ दिनों के अंदर बेचना ही पड़ेगा, वरना वो खराब की स्थिति में पहुंच जाते। जैसे गन्ना, गन्ना खेत से कटने के बाद अगर 5 से 7 दिन के अंदर अगर उसे मील तक ना पहुंचाया जाए तो फिर वो खत्म होना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, यानी आप उसे पूरे साल के लिए नहीं रख सकते। लेकिन गेहूं को आप रख सकते हैं। तो जिस चीज को आप धीरे धीरे कंज्यूम कर सकते हैं वो खाद्य फसलों की श्रेणी में होगा। जिन्हें आप बहुत लंबे समय तक कंज्यूम नहीं कर सकते या रख नहीं सकते, उन्हें हम नगदी फसल बोलते हैं। और इनका एक बेसिक एग्जाम्पल ये है कि इनका उत्पादन किस उद्देश्य से किया जाता है? बेचने के उद्देश्य से। और पेपर में सबसे ज्यादा बार आया है गन्ना। लेकिन चूंकि टॉपिक है तो टॉपिक में एक दो नाम और भी जानना जरूरी है। गन्ने के बाद कपास, तंबाकू, तिलहन एवं जूट, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? नकदी फसल में आती है, आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखा जाए, ऋतुओं के आधार पर
फसल कितने प्रकार के होते हैं? ऋतु मतलब मौसम। मौसम के आधार पर जो भारत में खेती की जाती है, मौसम के आधार पर जो भारत में खेती की जाती है वो 3 प्रकार की जाती है, जिसमें एक है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल, और तीसरी है जायद की फसल। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, एक एक फसल के बारे में समझते हैं। और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में कृषि के टॉपिक से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ऋतुओं के आधार पर फसलों से पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर रेलवे का उठाकर देखें या एसएससी का उठाकर देखें, आपको भर भर के प्रश्न यहां से जरूर मिलते हैं, 101% मिलते हैं। ध्यान से देखा जाए, खरीफ की फसल जो है इसकी बुआई कब होती है? तो इसे हम जून जुलाई में बो देते हैं। याद करने की एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बता दूं, खरीफ से याद रखेंगे खाना, खरीफ से क्या याद रखेंगे? खाना। और जो खाना होता है वो खाने की फसल सबसे आसानी से चावल आ जाती है। आप कुकर में डालें और चावल तुरंत फटाक दे बन जाता है। तो खरीफ से खाना, और खाना सबसे जल्दी बनता है तो चावल का, और चावल कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है। यानी खरीफ की जो फसल है वो कब बोई जाएगी? जून जुलाई में बोई जाएगी। आप इससे बेहतर अगर कोई अंदाजा लगा सकते हैं आप उससे भी याद कर सकते हैं, जून जुलाई में। और 3 से 4 महीने के बाद इसकी कटाई हो जाती है। कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में कटाई कर ली जाती है। कभी कभी 15 दिन आगे पीछे, कृषि थोड़ा सा आगे पीछे चल सकती है अलग अलग मौसम के हिसाब से, कहीं मौसम जल्दी आ जाता है, कहीं मौसम लेट आता है। लेकिन जो भारत सरकार का डाटा है वो ये मानता है कि जून से जुलाई में खरीफ फसल बो दी जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट दी जाती है। चूंकि खरीफ की फसल बरसात के सीजन में बोई जाती है, जिस वजह से इसे वर्षा ऋतु की फसल एवं मानसून काल की फसल बोलते हैं। जून जुलाई वो समय होता है जिस समय लगभग भारत के 90% भागों में वर्षा शुरू हो चुकी रहती है। हालांकि वर्षा जून के पहले से ही अपना कहीं कई इलाकों में शुरुआत हो जाती है, लेकिन जुलाई तक आते आते भारत के कई लगभग 90% क्षेत्रों में वर्षा हो ही जाती है। तो जिस वजह से इसे मानसून काल की फसल या वर्षा ऋतु की फसल बोलते हैं। अब खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा क्या आएगा? तो खाने की चीज धान। धान के साथ क्या बोया जाता है? मक्का, ज्वार, तिल, बाजरा, मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कपास, उर्द, सोयाबीन, तंबाकू और अरहर। इस चीज को याद रखें। खरीफ की फसल जो अगली फसल है उसका नाम है रबी। फसल का नाम रबी। जब खरीफ की फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाएगी तभी खेत खाली होगा, और जब खेत खाली होगा तभी अगली फसल आ पाएगी। और अगली फसल आने के लिए आपको समय चाहिए। तो खरीफ की फसल सितंबर अक्टूबर में जैसे ही कटेगी उसके बाद ही रबी की फसल बोई जाती है। यानी रबी की फसल कब बोई जाती है? तो याद रखेंगे अक्टूबर नवंबर। जहां यह सीजन कटेगा उसी के बाद यहां पर वो सीजन रबी की फसल चालू हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर आप ध्यान देंगे ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। आप नवंबर में है भी, आखिरी समय चल रहा है नवंबर में। और नवंबर में अगर आप ध्यान दें तो कई जगह पर गेहूं की बुआई शुरू हो गई है। तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है, मार्च अप्रैल में क्या होती है? काट ली जाती है। और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आप ध्यान देंगे ठंडी की शुरुआत भी कब हो जाती है? अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाती है। तो जिस वजह से रबी की फसल को शीत ऋतु की फसल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी किस फसल को शीत ऋतु की फसल बोला जाता है? रबी की फसल को। और इसके एग्जाम्पल क्या है? मटर, चना, सरसों, गेहूं, जौ, आलू और मसूर। याद करने की आसान ट्रिक, आप सबसे पहले क्या बोलते हैं? गेहूं बोएंगे, गेहूं के साथ सरसों बोया जाता है, और सरसों में मटर भी छींट देते हैं और चना भी छींट देते हैं, उसके बाद मसूर भी उसी में आ जाता है। आलू और जौ, गेहूं के साथ जौ बोया ही जाता है, कई जगह आप देखते होंगे। और आलू भी ठंडी में ही बोया जाता है। जायद। जायद की फसल याद करने की सबसे आसान ट्रिक, जायद से याद रखेंगे ज्यादा। जायद से याद क्या रखेंगे? ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा खाने वाली चीज। इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में। जब रबी की फसल काट ली जाती है मार्च अप्रैल में, तभी इसकी क्या हो जाती है? मार्च अप्रैल में बुआई हो जाती है।
और मई जून में इसकी कटाई हो जाती है। मई जून में इसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। और जब ये, अगर आप ध्यान दें तो मार्च अप्रैल में गर्मी खूब पड़ती है कई इलाकों में। मार्च अप्रैल में जब गर्मी खूब पड़ती है तो जिस वजह से जायद की फसल को ग्रीष्म ऋतु की फसल भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, शीत ऋतु की फसल, ठंडी में शीत पड़ेगी और ठंडी में कौन सी फसल बोई जाती है? रवि की फसल। जिस वजह से हम बोलते हैं रवि की फसल को शीत ऋतु की फसल बोलते हैं। बरसात के सीजन में धान बोया जाता है और धान की जो फसल है वो जायद की फसल है, तो जायद की फसल को हम वर्षा ऋतु की फसल या मानसून काल की फसल बोलते हैं। उसी हिसाब से मार्च अप्रैल में जो जायद की फसल बोली बोई जाती है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु की फसल बोलते हैं। ज्यादातर हिस्सों में इसका लाभ कमाना होता है तो सब क्या बोया जाता है? खरबूजा, गर्मी में आप जानते होंगे खूब बिकता है। तरबूजा, खीरा, ककड़ी, भिंडी, करेला, लौकी, कद्दू, टमाटर गर्मी में बोया जाता है। आप कहेंगे सर लौकी तो ठंडी में भी मिलता है। हाइब्रिड तरीकों से सब्जियां बनाई जा रही हैं, पर जो मूल लौकी का समय होता है वो गर्मी के सीजन में ही आप देखेंगे मिलता है। जैसे इस समय अगर आप लौकी मार्केट में लेने जाए तो मैक्सिमम टाइम है कि आपको लौकी कुछ इस आकार में मिलेगी, गोल आकार में। लेकिन जो लौकी पेपर के हिसाब से जरूरी है, वो पेपर के हिसाब से लौकी का सीजन कौन सा होता है? तो मई जून का होता है। जैसा ऐसे कई सारे फसल है वर्तमान में, अगर आप ध्यान दें तो जो अब पूरे वर्ष भर मिलते हैं। ऐसे कई सारे फसल जो पूरे वर्ष भर सब्जी, कुछ सब्जियां ऐसी पहले होती थी जो पहले अपने अपने सीजन में ही मिलती थी, लेकिन आधुनिकीकरण इतनी अच्छी तरह से हो गया कि वर्तमान में वो सब्जियां पूरे साल मिलती हैं। आप कभी भी उस सब्जी को खरीदने जाए वो मिल ही जाती हैं। लेकिन जो हमें याद रखना है वो हमें ये याद रखना है कि ये फसल मूल रूप से कब बोई जाती है। अगला पॉइंट देखा जाए, कृषि से संबंधित क्रांति। कृषि से संबंधित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहां से पूछा जाता है। सबसे पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है और इसका संबंध किससे है? सबसे पहली क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति। और इसका संबंध किससे है? एक बार इस चीज पर ध्यान देंगे, खाद्यान्न से। और खाद्यान्न उत्पादन से, यानी खाद्यान्न से मतलब खाने वाली, यानी किसी ऐसे चीज से संबंधित होगी जिसका खाने से संबंध होगा। आगे देखा जाए खाने से संबंध किसका है? किसका है? गेहूं का और चावल का। यानी हरित क्रांति का जो मेन सर्वाधिक वृद्धि हुआ था किसमें हुआ था? गेहूं और चावल से। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, हरित क्रांति क्या थी। पहले के समय में क्या होता था, जब देश आजाद हुआ था तो देश के सामने सबसे बड़ी स्थिति थी अनाजों को लेकर, खाद्यान्न वस्तुओं को लेकर। क्योंकि जब ये योजना आई थी, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस भागदौड़ के बीच में कहीं ना कहीं भारत अपने लोगों की वो व्यवस्थाएं नहीं करवा पाता था, जैसे खाने की वस्तुओं को लेकर। आप देखेंगे 1962 के युद्ध के आसपास में ऐसा कई बार हुआ था, कई नारे राजनेता दे रहे थे, उसी बीच एक नारा निकल कर आया था, जय जवान जय किसान का नारा निकल कर आया था। उसी बीच के आसपास में अगर आप ध्यान देंगे तो लोग एक टाइम खाना खाते थे ताकि अगले टाइम खाने की व्यवस्था हो जाए। देश की स्थिति उससे बुरी नहीं हो सकती थी। और विश्व में एक व्यक्ति का नाम उभर कर आ रहा था, यमयस स्वामीनाथन, भारत में। लेकिन विश्व में जो नाम उभर कर आ रहा था वो नाम आ रहा था बोरलांग का। पूरा नाम था नॉर्मन बोरलांग। ये मैक्सिको के वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो फलों या सब्जियों को लेकर ये वैज्ञानिक शोध किया करते थे। इनका काम क्या था कि किस हिसाब से हम फसलों में वृद्धि कर पाए। कि उन्होंने उस समय मैक्सिको में एक बड़ी अच्छी चीज निकाली, जो धान या चावल के पहले डंठल बहुत बड़े हुआ हुआ करते थे और जो उनमें फसल लगती थी, मेन फसल, वो बड़ी छोटी लगा करती थी। मेन फसल होती क्या थी? बड़ी छोटी लगा करती थी। लेकिन इनके शोध करने के बाद जो ये डंठल हो गए, बड़े डंठल, ये काफी छोटे हो गए और इनमें जो फसल लगने लगी वो बड़ी लगने लगी। और जब इसमें फसल बड़ी लगने लगी तो अनाज ज्यादा निकलने लगा, और जैसे ही अनाज ज्यादा निकलने लगा खाने की चीजें ज्यादा होने लगी। पहले अगर गेहूं के 4 दाने निकलते थे तो अब गेहूं के 10 दाने निकलने लगे एक ही पेड़ से। और ऐसे कई सारे पेड़ होते हैं, आप खेतों में देखते होंगे। पेड़ का मतलब फसल से। आप पौधों को मत समझ लीजिए। आगे एक बात ध्यान दें, नार्मन बोरलॉन्ग का नाम उस समय पूरे भारत में काफी चर्चा में था। तो उसी समय एक व्यक्ति को देखा गया जिनका नाम था यमयस स्वामीनाथन।
एम एस स्वामीनाथन ने भारत में उस चीज की शुरुआत की, किस चीज की? खाद्यान्न उत्पादन को लेकर। और ये शुरुआत हुई थी 1966-67 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्ष याद रखेंगे। यानी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67 में। और इसके जो जनक कहे जाते हैं विश्व में, कि हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग। और ये है कहाँ के? अमेरिका यानी मैक्सिको के वैज्ञानिक है। जो भारत में है वो एम एस स्वामीनाथन। इनका मेन उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि जो गेहूं की फसल है उसमें ज्यादा वृद्धि हो। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा वृद्धि अगर किसी फसल में हुआ था तो चावल और गेहूं में हुआ था, और इन दोनों में सबसे ज्यादा अगर किस में हुआ था तो गेहूं में हुआ था, ये याद रखें। दूसरी जो फसल है, क्रांति है, उसकी क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत सफेद, और दूध कैसा होता है? सफेद। यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा? दूध से होगा। और इस क्रांति को भारत में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड, जो दुग्ध क्रांति से संबंधित था। एक पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है? तो दुग्ध क्रांति से। 1970 में प्रारंभ हुई थी यह क्रांति, और भारत में जब ये क्रांति शुरू हुई तो श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते कौन है? वर्गीज कुरियन। ये नाम याद रखें। श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं भारत में? वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। और भारत दुग्ध उत्पादन में इस क्रांति के बाद विश्व में पहले स्थान पर आ गया। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति जो थी वो दूध से संबंधित थी, और जो भारत है वो इस क्रांति के बाद पूरे विश्व में किस स्थान पर आ गया? पहले स्थान पर। और श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। आगे क्रांति देखा जाए, स्थानांतरित कृषि के नाम। स्थानांतरित कृषि के नाम। क्रांतियां और भी आगे हैं, मैं आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लिया जाए। स्थानांतरित कृषि के नाम। स्थानांतरित कृषि के नाम में अगर देखें तो इसका क्या मतलब हुआ? स्थानांतरित कृषि का स्थान और कृषि, यानी अलग अलग स्थानों पर कृषि के अलग अलग नाम होते हैं। अलग अलग स्थानों पर कृषि के अलग अलग नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं अगर आप ध्यान दें तो? इस कृषि को, जो स्थानांतरित कृषि, इसे काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। इस कृषि में 2 या 3 साल फसल उगती रहती है। अगर ध्यान दें कृषि का नाम और वो कृषि किस स्थान के लिए फेमस है, इस पर ध्यान दें तो जो झूम की खेती होती है या झूम की जो कृषि होती है वो कहाँ होती है? तो वो उत्तर भारत, पूर्व उत्तर भारत। यानी झूम की खेती कहाँ की जाती है? पूर्व उत्तर भारत में की जाती है। बेबर कृषि या दहिया कृषि जो है ये कहाँ की जाती है? ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में की जाती है। दीपा या कभी कभी डीपा मिल जाता है, ये कृषि कहाँ की जाती है? बस्तर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बना खेती या बना कृषि कहाँ होती है? राजस्थान में। और पोड़ू खेती या पोड़ू कृषि कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये झूम की खेती कहाँ पर होती है? तो पूर्व उत्तर भारत। कुमारी कृषि कहाँ होती है? तो कुमारी केरल के पश्चिमी घाट पर ये खेती की जाती है। इतना आप समझ गए। अब आगे चला जाए, आगे देखा जाए आगे क्या है। भारत और विश्व में कृषि उत्पादन में भारत कहाँ कहाँ है, इस चीज पर अगर ध्यान दें और बड़े इत्मीनान से चीजों को समझेंगे। क्या है? एक तरफ फसल है, एक तरफ राज्य है, और एक तरफ देश है। ध्यान से समझते हुए चलें। जब बात करेगा कुल खाद्यान्न में, दाल चावल सब्जी हर चीज में, कुल खाद्यान्न में सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश। और विश्व में सबसे आगे कौन है? चीन। कुल दलहन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और विश्व में कौन है? भारत। भारत कुल दलहन में सबसे ज्यादा पैदा भी करता है और सबसे ज्यादा उसका उपभोग यानी कंज्यूम भी करता है। तिलहन में बात करें तो सबसे आगे मध्य प्रदेश है, सेकेंड स्थान पर राजस्थान है, और पूरे विश्व में कौन है? चीन। चावल में भारत में सबसे आगे कौन है? पश्चिम बंगाल। और पूरे विश्व में चीन।
गेहूं में भारत में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, और हेक्टेयर में बात करेगा तो कौन है? पंजाब। और ये कहां पर? चीन। विश्व में कौन है? चीन। मक्का सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? कर्नाटक में। और विश्व में बात करेंगे तो कहाँ होता है मक्का? अमेरिका में। गन्ना भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन गन्ना की मिलें सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और विश्व में कौन है? ब्राजील। आगे चलते हैं। जूट कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? तेजी के साथ चला जाए, जूट कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और विश्व में जूट पर सबसे पहला स्थान किसका है? भारत का। चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है? असम राज्य में होता है। और विश्व में चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन। चाय मतलब चाय की जो खेती होती है, चाय पत्ती की जो खेती होती है वो। रबर, पेड़ से जो प्राप्त किया जाता है, रबर सबसे ज्यादा केरल में। और विश्व में रबर की खेती कहाँ पर होती है? थाईलैंड में। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी बोलते हैं, याद रखेंगे। काफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में। और विश्व में काफी कहाँ पर? ब्राजील। कपास सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? गुजरात पहला स्थान, महाराष्ट्र दूसरा स्थान है, और भारत पहला स्थान। सरसों सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। और पूरे विश्व में सरसों सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चीन में होता है। आगे चला जाए। और ये टॉपिक है क्रांति को लेकर। पेपर में आने वाली क्रांतियां बहुत इंपॉर्टेंट। पेपर में आने वाली क्रांतियां, आने वाली क्रांतियां बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, पेपर में आने वाली क्रांतियां। चलिए ध्यान से देखा जाए। अगर बात करें श्वेत क्रांति के जनक, तो अभी पीछे हमने पूरी बारे में पढ़ा है। तो श्वेत क्रांति की जो जनक है वो कौन है? वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति दूध, तो श्वेत नाम में ही श्वेत दिख रहा है और दूध सफेद होता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दूध से। बात करें श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे खाद्यान्न से। और खाद्यान्न में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर डाला था? गेहूं और चावल में। पंजाब राज्य में, कभी कभी हरियाणा में मिल जाता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव पंजाब में था। और लेकिन गेहूं और चावल में भी सबसे ज्यादा किस पर था? गेहूं पर था। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो दुर्गेश पटेल। नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। और बात करें रजत क्रांति के जनक कौन है, तो रजत क्रांति के जनक देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। प्रेरित प्रजनन के पिता या प्रेरित प्रजनन के जनक कौन कहे जाते हैं? तो कहे जाते हैं प्रोफेसर हरिलाल चौधरी। पीली क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? सैम पित्रोदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? निरपख तुतेज कहे जाते हैं। और भूरी क्रांति के जनक या भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सीमेंट से। जनक नहीं, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे सीमेंट से या उर्वरक उत्पादन से। बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद रखेंगे। ये क्रांतियां पेपर में प्रश्न में पूछ ली जाती हैं, आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से। रजत क्रांति का संबंध अंडा से। लाल क्रांति के जनक कौन है? तो विशाल तिवारी। गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति किससे? झींगा। झींगा आप कई बार देखेंगे गुलाबी रंग का भी मिल जाता है, तो गुलाबी क्रांति झींगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य से। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से। इंपॉर्टेंट है ये काली क्रांति। नीली क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। सदाबहार क्रांति ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किससे है सदाबहार क्रांति? कृषि की समग्र विकास से, यानी कृषि में जो जो खेती होती है उन सब के विकास के लिए क्रांति चलती है, सदाबहार क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिल पीला होता है, तो तिल से, तेल के बीज से, खाद्य तेल से। ग्रीन गोल्ड क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे? तो चाय उत्पादन से। और चाय में सबसे आगे कौन है? असम। कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण क्रांति का संबंध बायो डीजल से। आगे चला जाए। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर लाल होता है, मांस भी लाल होता है, तो टमाटर से। सिफ्रान क्रांति का संबंध तो याद रखेंगे केसर से। क्या दिखाई दे रहा है? आप समझ पा रहे हैं इतनी स्पीड? मुझे लगता है इतनी स्पीड आपके लिए काफी होगा। अब आप बच्चे नहीं हैं, नौकरी की तलाश में हैं, और नौकरी की तलाश में आपकी स्पीड जितनी बेहतर हो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। मक्का क्रांति का संबंध तो याद रखेंगे मक्का क्रांति का संबंध है
मोटे अनाजों से। परामनी क्रांति, इसका संबंध किससे है? भिंडी से। ये मक्का क्रांति आप जरूर याद रखेंगे। गोल क्रांति, आलू से, आलू गोल होता है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे है? कपास से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे? जूट से, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरित सोना क्रांति बांस से, और स्वर्ण क्रांति किससे है? शहद या बागवानी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण क्रांति किससे है? शहद या बागवानी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन, या फिर तीसरी क्रांति भी इसे बोलते हैं। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना बहुत बार पेपर में पूछी गई है। नदी जोड़ो परियोजना का संबंध अमृत क्रांति। धूसर या स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट से, एक दूसरी क्रांति भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सनराइज या सूर्योदय क्रांति का संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास से। गंगा क्रांति, तो याद रखेंगे गंगा क्रांति का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत सरकार में कौन सी क्रांति है? गंगा क्रांति। सदाबहार क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव तकनीक से। स्लेटी या ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति का संबंध किससे? चमड़ा उत्पादन से। और खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? तो भारतीय किसानों को 2020 तक आमदनी को दुगना करना। 2020 तो बीत गया, तो अभी सरकार इस योजना को बढ़ा दी है, खाद्य श्रृंखला क्रांति। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे क्रांति का संबंध स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। प्रोटीन प्रोटीन क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली कहे जाते हैं प्रोटीन क्रांति के जनक। इंद्रधनुष क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास से है। खाद्य संपूर्ण कृषि से दो क्रांतियां, एक आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये भी है। खाद्यान्न श्रृंखला की क्रांति कौन है? तो याद रखेंगे खाद्यान्न सब्जी और फसलों को सड़ने से बचाने के लिए खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी आप ऊपर पढ़े हैं, चाहे श्वेत क्रांति का जनक बोले चाहे मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोले, वो कौन होंगे? वर्गीज कुरियन। और यूनानी क्रांति या फिर हरित क्रांति के जनक कौन होंगे? तो एम एस स्वामीनाथन, जो कहाँ के हैं? भारत में है। तो एक चीज याद रखेंगे, ये क्लास कृषि को लेकर थी, और इससे बेहतर क्लास आपके लिए कदाचित नहीं हो सकता था। आप इस क्लास को जरूर कीजिएगा और कृषि को लेकर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। परिवर्तन क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।